हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला विषय विज्ञान का दिनांक 3 अगस्त को उसके लिए क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर सारा का सारा इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और जैक बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। आपको समय 1 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 20 का रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन A का बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपके 6 प्रश्न रहने वाले 1-1 मार्क्स के लिए। तो चलिए फिर हम सबसे पहले MCQ को देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखो MCQ में सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपसे, किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण कहलाता है, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका अभाज्य यानी कि उससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है। अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है, यानी कि जैसे कि अगर हीलियम है तो सिर्फ उसमें हीलियम ही होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ उसमें हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन दे दिएगा विलयन, मिश्र, तत्व या फिर यौगिक। तो देखो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो है तत्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे, निम्न में कौन द्विक परमाणु है। द्विक परमाणु कहने का मतलब है जिसमें कि 2 परमाणु होना चाहिए, यानी कि एक परमाणु नहीं, एक के साथ 2 परमाणु होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है N2 Na P4 या फिर S4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि जिसमें क्या है 2 परमाणु होना चाहिए। जैसे कि N एक परमाणु हो गया, उसके साथ एक और N है, क्या हो गया द्विक परमाणु हो गया, ठीक है। अगर त्रिक परमाणु पूछता तो N3 हो जाता, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन की जगह पर कोई और हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कोशिका, ऊतक, अंग या फिर अंग तंत्र। तो देखो कोशिका सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्यों बोला जाता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इसे हम लोग आगे सब्जेक्टिव प्रश्न में देखने वाले, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है अमीबा है, कवक है, भेड़ है या फिर बकरी है। तो बकरियों में तो बहुत सारा कोशिका होता है, भेड़ में भी बहुत सारा कोशिका होता है, कवक में भी होता है। अमीबा क्या है, एक परमाणु से एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा 5 MCQ कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग 6ठे MCQ को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को। अगर हमसे पूछेगा जंतु कोशिका, तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट या फिर केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो आंसर सही भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। तो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी के आवरण को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर जंतु कोशिका जगह पे अगर पौधा कोशिका पूछ दे, ठीक है, पौधा कोशिका पूछ दे आपसे कि पौधा कोशिका के सबसे बाहरी का आवरण क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो कि सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन B। सेक्शन B के अंतर्गत हमारा 4 प्रश्न रहने वाला है 2-2 मार्क्स के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है और आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आप लोग योद्धा सीरीज़ के जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है चैनल पे, आप लोग सारा का सारा वीडियो देख करके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण दे। यानी कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इसका हमें एक उदाहरण भी साथ में देना है। ताकि उत्तर में लिखना होगा, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से संयोग से निर्मित होता है। यानी कि कोई भी यौगिक होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से संयोग से निर्मित होता है। और इन यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जैसे कि मान लो उदाहरण में हमसे पूछा था, तो उदाहरण में मान लो H2O है, तो H2O में आप लोग कैसा भी ले लो, H हमेशा आपको 2 लेना है। H कैसा लेना है, आपको 2 लेना है और ऑक्सीजन आपको सिर्फ 1 ही लेना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कितना भी ले लो, मान लो यहाँ पे 4H2O ले लिया, 5H2O ले लिया, 6H2O ले लिया, लेकिन H रहेगा आपका 2 के अनुपात में ही और ऑक्सीजन रहेगा आपका 1 के अनुपात में ही। जैसे कि यहाँ पे इसमें लिखा भी गया है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, हमारे पास द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1:8 ही होता है हमेशा, ठीक है। कितना भी ले लो 1:8 ही होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे स्थिर अनुपात के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो स्थिर अनुपात के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है आप लोग तो जान लिए, लेकिन इसको दिया किसने था, किस वैज्ञानिक ने, तो आपके पास आंसर हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो जोसेफ एल प्राउस्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, इसे हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो एक क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे भी। आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है 11 में भी काम आएगा और क्लास 12 में भी काम आएगा अगर आप साइंस लेते हो तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बोलता है आपसे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यानी कि ये कौन सा यौगिक है, 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 आपको बताना है, ठीक है। इसका नाम बताना है कि इसे हम लोग रासायनिक रूप में क्या बोलेंगे। तो देखो सबसे पहला है आपका एल्युमिनियम सल्फेट है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा आंसर को दे दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आप लोग देख लेने के बाद मैंने बता भी दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन सी के अंतर्गत आपका 2 प्रश्न रहने वाले 3 मार्क्स के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपसे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका तुलना करो। तो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ध्यान से देखो। तो देखो एक बगल 2 आपको सबसे पहले कॉलम बना लेना, पहला कॉलम हो गया ये और दूसरा कॉलम हो गया आपका ये हो गया, ठीक है। 2 कॉलम बना लेना है, बना लिए। उसके बाद देखो एक तरफ आपको लिखना है पादप कोशिका, दूसरी तरफ लिखना है जंतु कोशिका, और सबसे पहले इसमें लिखना है पादप कोशिका की तरफ। इसमें कोशिका भीति पाई जाती है। क्या पाई जाती है पादप कोशिका में, मैं बताया था कि इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भीति पाई जाती है, सबसे बाहरी का आवरण होता है पादप कोशिका में। उसके बाद जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। किसमें, जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। तभी तो हमारा शरीर क्या होता है, जंतु, हम भी तो जंतु ही हैं, तो हमारा शरीर चमड़ी क्या होता है, मुलायम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है इस वजह से। क्योंकि कोशिका भीति क्या होता है, कठोर होता है। जैसे कि आप लोग पेड़ पौधों के, जैसे पादप का आप लोग ले लो, पेड़ पौधों को छुओगे तो क्या है, कठोर है। हमारा चमड़ी की तरह थोड़ी होता है उसका चमड़ी, वो क्या होता है, कठोर होता है। किस वजह से, ये कोशिका भीति की वजह से ही। उसके बाद देखो हरित लवक पाए जाते हैं, क्योंकि इसे क्या करना होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको भोजन बनाना होता है कोई भी पेड़ को। इसके कारण क्या होता है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो पाता है। उसके बाद जंतु कोशिका में आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्या ही जरूरत है ना। उसके बाद देखो सेंट्रीओल अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सेंट्रीओल अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सेंट्रीओल उपस्थित होते हैं इसमें। किसमें, तीसरा में, जंतु कोशिका में। चौथा आपको पॉइंट लिखना है, ऋतिका बड़ी तथा संख्या में कम होती है। तो क्या होता है, ऋतिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती है। ऋतिका क्या होता है, जैसे कि मान लो जंतु कोशिका हो गया, पादप कोशिका हो गया, इसमें केंद्रक हो गया, केंद्रक के अलावा जो भी स्थान यहाँ पे बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतिका बोलते हैं। तो ऋतिका इसमें क्या होता है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी होती है तथा संख्या में कम होती है। उसके बाद जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, ऋतिका छोटी होती है तथा संख्या में अधिक होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपको लिखना होगा 5वां में, केंद्रक परिधि की ओर होता है। केंद्रक क्या होता है, परिधि की ओर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक मध्य में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट प्रश्न आज का हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपसे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी दिया गया है, तो हम वहाँ से देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से देखो उत्तर में आपको लिखना होगा, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। देखो कोशिका हुआ, कोशिका मिल करके, बहुत सारी कोशिका मिल करके क्या करता है, एक ऊतक का निर्माण कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ऊतक मिल करके, ये बहुत सारे मान लो ऊतक मिल गए, ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करती है। क्या हुआ, एक अंग का निर्माण कर दिया, मान लो ये हाथ का निर्माण करती है, ठीक है। हाथ क्या है, हमारा अंग है। उसके बाद
अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। जैसे कि हाथ किस से जुड़ा है? शोल्डर, यानी कि कंधा से जुड़ा हुआ है। उसी तरह अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है, बनता है, ऊतक मिलकर के बनाते हैं। उसके बाद इस प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है किससे? कोशिकाओं से ही तो हो रहा है, कोशिकाओं से ही स्टार्ट हुआ था। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। उसके बाद देखो, सजीवों को जीवित रहने के लिए जितनी भी उपापचयी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है वे सभी कोशिका के अंदर ही संपूर्ण होती है। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। यानी कि जितना भी पाचन वगैरह है, अगर मान लो हमारे हाथ में प्रोटीन नस के माध्यम से हमारे हाथों तक प्रोटीन जा रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन रखने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बनाया हुआ है। वो कहाँ पे जाता है? बट करके सारे कोशिकाओं तक ही पहुँचती है। वहीं पे हमारा क्या होता है? वहीं पे सारी की सारी उपापचय प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्लास 9 का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विज्ञान का 3 अगस्त को। उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।